आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज से पॉलिटी का एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी का आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मीन्स आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक एक लेक्चर आपको क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड देखेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या है, इसमें क्या है ना, बेसिक मतलब क्या होता है ना, पढ़ाते सभी टीचर्स हैं, ये मैं मान सकता हूँ। ईच एंड एवरी टीचर जो कैपेबल है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो क्या करते हैं ना, उनमें और एजुकेशन में क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस क्या है, वो एडवांस लेके चलते हैं। वो क्या होता है ना, बेसिक को कि छोड़ के बेसिक क्या, वो सीधा बोलते हैं कि बेसिक बच्चे तो खुद ही कर लेंगे। ये उनका सोचना होता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो अभी जो हम लोग पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर कंटिन्यूसली रहेगा। आपको पॉलिटी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिलेगा, इसकी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एक एक लेक्चर कंटिन्यूटी के साथ रहेगा और पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक लेगा आपको। जो अगर कोई इंसान बीपीएससी हो गया या आर आरबीआई या बैंकिंग जस्ट लाइक दैट, जो भी पेपर जैसे मान लो लेवल से लेके जो हाई लेवल तक का पेपर, उसका आपको ईच एंड एवरीथिंग मतलब, इसलिए इसमें लिखा है मैंने क्या, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इंडियन पॉलिटी का प्रिपरेशन का एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो, जो स्टूडेंट 60 मार्क्स लाते हैं, मान लो कोई 60 है, तो वो क्या है ना, वो 60 से 80 उसको 80 कोई भी टीचर उसको ला सकता है, ठीक है। टीचर या स्टूडेंट अगर खुद पढ़ने वाला तो वो ले आ सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे मेन फोकस क्या है ना, जिसको लगता है कि मुझे 10 मार्क्स भी नहीं आ सकते और उस मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको इतना कोशिश करूँगा कि कम से कम वो 80 मार्क्स तक वो यहाँ से 110% ला सकते हैं सबसे पहले। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल श्योरिटी ये है कि आपको क्या है, एक एक लेक्चर अच्छे तरीके से और एक एक बेसिक चीज़ आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। अच्छी बात है, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का ही सोर्स होगा कि क्योंकि अधिकतर मैं भी एक तरीके से अभी स्टूडेंट ही के तौर पे पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाता भी हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पहले मैं कहीं और पढ़ाया करता था, ऑफलाइन पढ़ाया करता था, बट अब मुझे यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ऑनलाइन आने आया हूँ। इससे पहले मैंने कुछ और लेक्चर्स डाले हुए थे, बट वो सब चीज़ अलग है। बट आपको ये कि आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, इसकी मैं इंश्योरेंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में क्या, हिस्ट्री, या जिसको कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या आप मान लीजिए हिस्ट्री बोल दीजिए या ओरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ऐसे तो पढ़ा जाएगा, हम लोग कब से पढ़ेंगे, 1600 से लेके 1858 तक, इसे कहते हैं पहला पार्ट। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 1600 से लेके 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ भी ना कहते हैं ना कि कोई अपने आप को शेर समझता है तो उसका भी एक सावा शेर आ जाता है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। जब 1600 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया, तो जो यहाँ पे जब बनाया गया तो उसका मेन मोटिव यही था कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एक तरीके से वो ट्रेड के तौर पे यहाँ पे आए हुए थे कि हम सिर्फ ट्रेड और ट्रेड करेंगे। इसलिए वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बट क्या हुआ ना, जैसे धीरे धीरे वो अपने हमारे भारत में रहे, भारत को उन्होंने पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या थी ना, उन्होंने भारत को पढ़ा। देखो, यही एक डिफरेंस होता है, इंसान पढ़ता भी है और एक तरीके से कंसेप्ट लगा के कोई भी चीज़ पढ़ता है। क्योंकि कोई 12 घंटे भी पढ़ता है, मेहनत तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है भाई जो इस फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में, तो मेहनत ईच एंड एवरी बंदा करेगा। लेकिन देखो, दो टाइप के मेहनत है, एक क्या होता है कंसेप्ट वाइज मेहनत करना। देखो, मेहनत सीधी सी बात है, राजा का मेहनत किसी को नहीं दिखता, मेहनत राजा भी करता है, लेकिन राजा क्या दिखता है, गाड़ियाँ दिखती है या राजा राज ठार दिखता है। और वही मेहनत मजदूर भी करते हैं, लेकिन मजदूर की मेहनत कहाँ से दिखती है, वो दिखती है कि मजदूर ही होगा, ये उनकी मेहनत ऐसे ही दिखने लगती है। तो क्या हुआ था ना, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आए, तो वो उनका मेन मकसद क्या था कि वो ट्रेड करेंगे। लेकिन वो यहाँ पे आके एक चीज़ देखिए, क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना, कि वो
यूनिटी यहाँ पे नहीं थी। यूनिटी में समझ सकते हो क्या कि यहाँ पे अपने भारत में क्या राजा रजवाड़ों का बहुत बड़ा वो बना, बहुत राजा रजवाड़े एटलीस्ट बोला जाता है 543 राजा रजवाड़े हुआ करते थे। तो यहाँ पर उन सभी राजा रजवाड़ों में यूनिटी नहीं थी, जिसका बेनिफिट इन लोगों ने उठाया। आए तो थे एक तरीके से ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेड के अलावा इन लोगों ने सब कुछ किया। अब जैसे मान लो कि आप बोलोगे सब कुछ इन द सेंस क्या, तो ट्रेड के अलावा इन लोगों ने कुछ ही समय ट्रेड किया होगा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या हुआ, धीरे से एक कहावत सुना होगा, फूट डालो और राज करो की नीति इन लोगों ने यहाँ पे अपना ली थी। देखो इन लोगों के लिए बेनिफिट भी कारगर साबित भी हुआ। तो देखो ये मैं अभी आपको सिर्फ एक वो बता रहा हूँ कि बेस आपको तैयार कर रहा हूँ, तो ये उनके लिए कारगर साबित हुआ। सबसे पहले उन लोगों ने ऐसा स्टार्ट किया ट्रेड के साथ था, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि एक तरीके से दो राजाओं के बीच में फूट डलवाते थे और किसी एक राजा को बोलते थे आपका मतलब ये राज्य मैं रख लेता हूँ और मैं धीरे धीरे बस अपने आर्मी को स्टेबल। उन लोगों ने दूसरा काम क्या किया, उसने अपनी आर्मी सबसे पहले स्टेब्लिश की, क्योंकि पता ही है आज के दौर में अगर जिसके पास पावर है वो क्या है, अभी भी ये सिनेरियो है, अभी भी सेम सिनेरियो, अगर आपके पास पावर है तो आप क्या है, राजा हो। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अपनी आर्मी स्टेब्लिश की, और आर्मी स्टेब्लिश करने के बाद इन लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। क्योंकि देखो कोई भी इंसान रहे, हम रहे या आप रहे, कोई भी रहे, अगर आपके पास पावर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब वो लोग 1600 में अपने भारत में आए तो 1600 में सबसे पहले वो आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, अपना कंपनी फॉर्म किया। ये कुछ ओवरव्यू है जो आगे हम लोग इसका पूरा एक्सपेंडेड वर्जन पढ़ेंगे। फिर उन लोगों ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो दीवानी राइट्स लिया, दीवानी राइट्स का मतलब क्या था, जो आज के दौर में स्तंभ माना जाता है रिवेन्यू और जो सिविल जो जस्टिस वगैरह होता है, वो इन लोगों ने कहाँ पे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में स्टेब्लिश किया। वैसे फिर आया उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, फिर क्या हुआ, एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट्स भी बोलते हैं, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिट्स एक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड द पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 से पहले भी बहुत 1793 से ही चार्टर एक्ट स्टार्ट हुआ था, तो लेकिन हम लोग मेन चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जैसे 1813 हो गया, 1853 और 1853, ये कुछ हम लोग चार्टर एक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या है ना, बेसिक से अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था क्या, 1773 से लेके 1858, इसको हम लोग एक तरीके से कंपनी रूल भी कहते हैं। कंपनी रूल का मतलब क्या था कि अभी जो इस समय में क्या है ना, कंपनी यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है, ठीक है। स्टैब्लिश इन द सेंस क्या, स्टैब्लिश तो कर चुकी थी, कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी। तो देखो सबसे पहला क्या था, 1773। हम लोग सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं, कोई ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि डीपली अगर आपको इस चीज़ से हिस्ट्री में आपको अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हम लोग सिर्फ बेसिक मतलब एक तरीके से अभी हम लोग बेस बना रहे हैं कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या था, 1773, इसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 भी बोलते हैं। ये क्या तरीके था ना, एक तरीके से फर्स्ट स्टेप था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी चीज़ होता है ना बिजनेस से रिलेटेड, उस पर इन लोगों ने क्या किया था, कंट्रोल किया हुआ था। ये पहला स्टेप था 1773 में आने के बाद। तो इन लोगों ने यहाँ पे सॉरी, तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, कंट्रोल यहाँ पे करने स्टार्ट किया। जो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ से फर्स्ट स्टेप उसके लिए था, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। देखो ये क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, इसके फीचर्स आपसे पूछेंगे। फीचर्स क्या पूछेंगे, जब ये कंपनी रूल था तो उन लोगों ने सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया था। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया था ना, उनको इन लोगों ने क्या कर दिया, 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब कन्वर्ट किया गया, या कब गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में बनाया गया। ये पहला क्वेश्चन आपसे कंफर्म में पूछा जाता है। हर एक बेसिक पेपर जो वन डे एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और या तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछेगा कि कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये चीज़, दो चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। ये दो क्वेश्चन में से मान लो कुछ ना कुछ एक ऐसा पूछेगा ही। तो कौन था, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग थे, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। अब देखो इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, तो इससे पहले कुछ सब ऑर्डिनेट्स हुआ करते थे,
जैसे मुंबई का हो गया, मद्रास का, इनका सबऑर्डिनेट्स जो था ना वो किसको किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया। फिर जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद इन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से एक 4 मेंबर की जो होता है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन लोगों ने स्टेब्लिश किया। अब ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्यों स्टेब्लिश किया, क्योंकि देखो कोई भी काम बढ़, पहले क्या था, सब सब में ऑर्डर, सब एक दूसरे में बटा हुआ था, मद्रास अलग था, मुंबई अलग था, बंगाल अलग था, लेकिन इन लोगों ने अब सबको मर्जअप करके क्या बनाए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब जैसे आप बनाओगे तो मर्ज करोगे तो आपको काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे यही चीज़ था। इसके लिए इन लोगों ने 4 मेंबर की एक काउंसिल का इन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया। अब देखो आगे देखो ये 2 चीज़ें ना, उसके बाद क्या होगा ना, जो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था ना, उसके बाद एक था इम्पॉर्टेंट चीज़, सब सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश किया था कहाँ पे, कोलकाता में। तो ये कब 74, ये भी पूछ लिया जाता है ना, 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो था वो कहाँ, कलकत्ता में था, तो कब बनाया गया था, ये भी आपसे पूछ लिया था, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट अपना कहाँ, दिल्ली में है। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट जो 73 था ना, उसके ये कुछ ओवरव्यू थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ये आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम ये किया, जो कंपनी के सर्वेंट थे ना उस पर पूरी तरीके उनको प्रोहिबिटेड कर दिया कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड या कोई भी ब्राइवरी या जिसको कहते हैं ना गिफ्ट लेना, उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाए। अगर वो मान लो इन्वॉल्वमेंट दिखाते तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, कहावत है कि हटा दिया जाता है, वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी था ना, उसको जो रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी जो कंपनी में जो था, कंपनी की जो बॉडी थी ना, जैसे गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, उनको उसको ये बोल दिया गया कि आपके पास जो रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट होगा तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी में उसको क्या करेगा, आपको सबमिट करना है। तो देखो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73, ऐसे कुछ रेगुलेटिंग एक्ट 73 के बाद आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखो एक बेस बना रहे हैं कि मेंबर बनाया, काउंसिल बनाया, सुप्रीम कोर्ट स्टेबल, क्योंकि देखो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट अलग से ही पढ़ेंगे, गवर्नर अलग से ही पढ़ेंगे, ना कि गवर्नर जनरल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गवर्नर अलग से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम आपको बेस, क्योंकि ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए होता क्या है। मैं सिर्फ देखो पढ़ा में सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट करो। मैं ये भी जान के समझ लो कि बच्चे को कुछ नहीं आता, जो बच्चा शुरू से देखेगा ना उसके माइंड में एक क्लिक करना चाहिए कि ये होता क्या है और ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये मेरा मेन मोटिव। अब देखो उसके बाद क्या हुआ ना, पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया ना 1784 में, तो अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि क्यों आया। भैया पहले से तो इतना अच्छा वो रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा था, तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट, कोई भी चीज़ होता है ना वो सीधी सी बात है ना, रेक्टिफाई करने के लिए आ जाता है। कोई भी डिफेक्ट हो गया, तो जैसे 73 का रेगुलेटिंग एक्ट का जो डिफेक्ट था ना, 73 के जो कुछ डिफेक्ट्स थे उसको इन लोगों ने सही करने के लिए, क्या रेक्टिफाई करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट का इन लोगों ने एक तरीके से नया एक पिट्स इंडिया एक्ट के तौर में ये लोग आए, ठीक है। तो इसी जो पिट्स इंडिया एक्ट था, तो ये जो है ना, इससे पहले क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया था ना, एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 1781 में, जो अभी हमने आपको पीछे ही बताया था क्या होता है, वो अभी आपको बताएंगे। तो 1781 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट पास किया था, उसी को हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ फीचर्स थे जो हम लोग अभी 1784 में पढ़ेंगे। तो फीचर्स क्या थे, सबसे पहला काम इन लोगों ने क्या किया, देखो सबसे पहला काम इन लोगों ने क्या किया, डिस्टिंग्विश कर दिया, जो पॉलिटिकल फंक्शन होता है या गवर्निंग जो पॉलिटिकल फंक्शन हो गया या कॉमर्शियल फंक्शन हो गया, उसको इन लोगों ने अलग अलग कर दिया। डिस्टिंग्विश करना देखो जरूरी भी था, क्योंकि इसको पता था कि अगर हम एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, चोरी या ईच एंड एवरीथिंग जो ब्राइवरी का केस आता ही आता रहेगा। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि दोनों को अलग कर दिया, कॉमर्शियल अलग कर दिया और पॉलिटिकल अलग कर दिया। तो भैया आपने कॉमर्शियल अलग कर तो दिया, आपको करने में तो मज़ा आ रहा था अलग अलग, लेकिन एक चीज़ बताए, प्रॉब्लम भी तो है ना, संभालेगा कौन। तो भाई साहब ने क्या किया, अलग अलग एक बॉडी ही बनाई जो मैनेज कर सके। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही था, तो
गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी ये रहा तुम्हारा एक मैनेज करने के लिए फंक्शन, जो आप क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फंक्शन को ही मैनेज करोगे। दूसरा आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये थे नए जवान नौजवान लौंडे हमारे तुम्हारे टाइप के नौजवान एकदम। तो उसको उन लोगों ने बोल दिया कि अब पॉलिटिकल, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में अभी भी कहा जाता है कि नए लोग आए, लेकिन मानते हैं नहीं आने दिया जाता है बहुत को अभी, लेकिन है कुछ पार्टी अब नए नए को लेते हुए चल रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, नया नया तो बना ही था, इनको दे दिया गया कि आप पॉलिटिकल अफेयर को देखोगे। तो क्योंकि अब नया नया जोश था, क्योंकि आप कोई भी इंसान, हम तुम कहीं भी कोई कंपनी में जाएंगे या कहीं भी काम करेंगे तो क्या नया जोश रहता है, तो कितना भी बर्डन आपको देता है, अरे कोई नहीं ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पे यही चीज़ चल रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये भी दे दिया कि आपको सुपरवाइज करना है। क्या सुपरवाइज करना है कि जो भी सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होता है उसको आपको सुपरवाइज करना है। ये किसके हाथ में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। तो देखो एक ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी का काम क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी क्या था, पेपर में आगे पीछे कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का क्या काम था। तो अब देखो सबसे पहली बात ये समझना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी जो बनाया गया था, तो इसी को इन लोगों ने क्या कहते हैं डबल गवर्नमेंट सिस्टम का नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर जब इन लोगों ने अलग अलग कर दिया तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या कह दिया, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल का जो स्ट्रेंथ था उसको भी इन लोगों ने कम करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कम करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक है भैया, कम करोगे तो भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको इन लोगों ने पहले ही बनाया, दो पार्ट में चेंज कर दिया था, एक ये दे दिया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी इन लोगों ने दे दिया, तो इन लोगों ने धीरे से इसको भी कम कर दिया। अब सीधी सी बात है कि भैया अगर तुम राज करोगे तो तुम्हारा पावर अगर ज़्यादा है तो तुम राज करो तो तुम्हारे अंदर सारी चीज़ रहेंगी। ऐसे ही बात पहले था, जब कंपनी ने एक तरीके से राज करना स्टार्ट किया तो कंपनी के अंदर पूरी तरीके से सब कुछ था, संपत्ति हो गया या रेवेन्यू या पैसा सब कुछ। लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी राज करना, तो गवर्नमेंट जैसे ही आई तो इसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट जैसे ही आई तो इसने पहली बार जो कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको फर्स्ट टाइम हटा के इन लोगों ने क्या बोल दिया, ब्रिटिश संपत्ति इन लोगों ने इंडिया में बोलना स्टार्ट। जो पोजीशन का मतलब होता है संपत्ति, ये भी एक मीनिंग है, ये आप लोग याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट था एक तरीके से क्या था, सुप्रीम कंट्रोल ले लिया था, जो अफेयर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कोई भी, ये इसी समय के बाद थी। तो ये कुछ ओवरव्यू थे 1784 के। आफ्टर दैट हम लोग चाहते चार्टर एक्ट 1813। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं था, ये सीधी सी बात है, कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई और किसकी हुकूमत आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ पे हुकूमत आ गई। सीधी सी बात है कि ब्रिटिश के अंदर भी सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आने लगा। अब देखो, अब मेन यही दो तीन चीज़ें थी, दो तीन एक्ट्स जो है ना वो मेन था, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो 1793 से आपको 1853 तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने चार्टर एक्ट बने हुए थे। लेकिन किस में क्या क्या मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग कहीं भी पढ़ते तो क्या बोलते हैं हमारे काम की चीज़ क्या है, तो जो हमने ये सिर्फ ये चीज़ पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंस रहा है। तो अब हम लोग आते हैं क्या 1833 में, चार्टर एक्ट 1833। तो जो चार्टर एक्ट 1833 इसको हम लोग फाइनल स्टेप कहते हैं सेंट्रलाइजेशन का। जो ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश इंडिया में जो फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, वो चार्टर एक्ट 1833 था। इसमें लोगों ने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल बंगाल था, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। देखो ये सीधी सी बात है कि जैसे जैसे इसको लग रहा था कि मेरे अंदर में पावर आते जा रही, वैसे वैसे ये अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट मतलब एक्सपेंड करते जा रहे थे। सीधी सी बात है कि अगर मान लो आज के दिन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पहले कोई अगर मान लो एमपी में आया, एमपी के बाद उसको लगा कि अब हम एमपी में जम चुके हैं, तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा। तो क्या हो गया, धीरे धीरे फिर एक दो स्टेट में और जाएगा, एक दो स्टेट में जाने के बाद लगेगा कि अब हम तो भाई अच्छी तरीके से स्टेब्लिश हो गए, तो क्या कहेगा, अब हम सेंटर में जाके झंडा फहराना। तो ये एक तरीके से यही होता है वहाँ पे। पहले बंगाल बंगाल बोल रहा था, जब बंगाल बंगाल मिल गया तो अब इन लोगों ने क्या कर दिया, इंडिया पे आ गया। सीधी सी बात है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन लोगों ने बना दिया। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्स थे।
देखो अभी हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से देख लिया। आप कोई भी पेपर वन डे टाइप पेपर उठाओ जिसमें पॉलिटी पूछता है या हिस्ट्री भी पूछता है, तो मे बी ये क्वेश्चन कॉमन नॉर्मल सी बात है, वहाँ पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, जो डिप्राइव कर दिया गया, जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको, उसके जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको डिप्राइव कर दिया, क्योंकि अब ये सीधी सी बात है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं था आगे कोई चीज़ करने का, ठीक है। और इसी समय में 1833 में अब इन लोगों ने क्या कर दिया, ओपन कंपटीशन ले आया। किसका ओपन कंपटीशन ले आया? सिविल सर्विस का। लेकिन इस समय में क्या था ना, भारतीय लोगों के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं था। अरे आएंगे हम लोग, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे। वो तो हम लोग की एक कहते हैं ना महानता ऐसी थी कि हम लोग कुछ नहीं किया, वरना हम लोग तो 1857 में ही जीत जाते, क्योंकि बोला भी जाता फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का जो वार था 1857 में ही आया था। तो ये क्या था ना, पहली बार ओपन कंपटीशन का जो था सिविल सर्विस का वो 1833 में लगा हुआ था। और इस समय क्या था, इंडियंस को कोई यहाँ पे इंडिया जो अपने थे उनको कोई रोल अभी नहीं दिया गया था कि आपको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे। और इसके बाद 1833 के समय में क्या हो गया, जो एक्ट जो था वो एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल जो बॉडी था उसको ख़त्म करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ ओवरव्यू थे किसकी, चार्टर एक्ट 1833 के। अब देखो लास्ट एंड फाइनल, इसको ये भी कहा जाता है कि जो चार्टर एक्ट सीरीज़ का जो था ना, ये लास्ट एंड फाइनल सीरीज़ था, जो 1793 से स्टार्ट हुआ था और 1853 तक चला था। और ये भी बोला जाता है ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना लैंडमार्क था, ये सिग्निफिकेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। इस समय क्या हुआ था, कुछ वर्क हुए थे, कुछ वर्क में क्या थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उसको इन लोगों ने सेपरेट कर दिया। ये देखो उन लोगों ने इसको यहाँ से सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या था, जो अभी हम लोग 1833 में पढ़े थे, जो ओपन कंपटीशन दिया गया था किसके लिए, सिविल सर्वेंट के लिए। अब ये 1853 में क्या था, भारतीयों को भी इन लोगों ने ओपन कर दिया था, भारत के लोग भी यहाँ पे आप पेपर में बैठ सकते हैं। यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस भी यहाँ पे ओपन कर दिया गया, सबके लिए एक तरीके से ये ओपन कर दिया गया था। और देखो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये तो पूछा ही पूछा जाएगा कि 1853 में ऐसा कुछ क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ था, लेकिन आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी कमेटी, इन द सेंस कमेटी, और जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए कौन सी कमेटी उस समय थी। तो आपको याद होना चाहिए मैकेले कमेटी थी। मैकेले कमेटी के थ्रू ये चीज़ अपॉइंट किया, मैकेले कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1854 में। फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन भी हुआ। तो ये कुछ ओवरव्यू थे हमारे पास। अभी ये सिर्फ कब कहाँ तक के थे, 1857 से पहले तक का था। 1857 के बाद हम लोग आगे जब आपको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपको लगे कि चैप्टर ये एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुआ है, एक तरीके से एक सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, अगर वो सही लग रहा है तो प्लीज़ हमारे पॉलिटी कंसेप्ट जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगे कि बच्चे नहीं है और बच्चों की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दें। और एक लाइक या डिसलाइक ज़रूर सेंड करें, जिससे मुझे ये लगे कि अभी ये चीज़ हमें और इम्प्रूव, क्योंकि देखो हम भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपसे ही सीख रहे हैं और हम और भी सीखेंगे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो मैं आगे और बच्चों को ये चीज़ आप ज़रूर इसको शेयर करें। और आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सजेस्ट ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।